Hello, Bhavna ma'am. A pleasant evening to Hello, you. hi. Same. Yes, Thank you to you. uh, I was. I have introduced you to the audience. Okay. She is Bhavna Deheria. She is with us, and we'll be listening her live. We are the audience of Chinwada are so curious to listen you, ma'am, and we have so many questions, so excitement inside us, and everyone knows you very well. आपको वैसे भी सभी लोग जानते ही हैं, तो मुझे ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ी नहीं. Okay. Okay, moving ahead to the session, we have lots of questions for you as we are so curious about mountains, rocks, and these things actually feel thriller inside the hearts, right? Right. Okay, okay, moving to the first question, ma'am. We want to know how you felt when you reached that highest destination of yours, when you were on the peak of Mount Everest. What was the feeling at that time? एक्चुअली फर्स्ट थिंग तो छिंदवाड़ा के लोगों को मेरा बहुत सारा नमस्कार। मैं बहुत टाइम बाद छिंदवाड़ा से मतलब कनेक्ट हो रही हूँ ऐसे। बहुत बार ट्राई किया कि हाँ नहीं मैं छिंदवाड़ा आऊंगी तो कभी लोगों से, लेकिन ऐसा कोई वो हो ही नहीं पाया। गवर्नमेंट के साइड से भी एक इनविटेशन था बट नहीं आ पाई। बट ऐसे अब एक सेशन में अब हम मिल रहे हैं वो छिंदवाड़ा टाइम्स के थ्रू, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बता नहीं सकती जब मैं टॉप में थी, मेरे पास कोई ऐसे वर्ड नहीं है कि मेरी क्या फीलिंग थी। हाँ बट एक एक अलग ही फीलिंग थी, मैं उसको बयां नहीं कर सकती वर्ड में। बट हाँ मैं कह सकती हूँ कि ऐसा लग रहा था आज मैं ऊपर आसमान नीचे। बहुत ही Okay. ज्यादा जब हम वहां टॉप में थी सारे माउंटेन मुझे नीचे दिखाई दे रहे थे और सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैं खड़ी थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। Yes. एक्चुअली वहां तक पहुंचना और इतना बड़ा रास्ता तय करना और फिर फाइनली वहां पहुंचना, सो यू वर देयर राइट एंड यू आर फ्रॉम छिंदवाड़ा, दैट्स व्हाई वी वर सो क्यूरियस लाइक आप सामने हैं तो क्या क्या पूछ लें. दिस इज आवर सिचुएशन. मैम, हाउ यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू गो इन दिस फील्ड? When I was in a seventh class. ओह, एट सच अ स्मॉल एज. एक्चुअल में सारे बच्चे सोचते हैं ना बड़े होके हमें ये बनना है वो बनना है, तो मैंने ये सोचा था कि मुझे माउंटेनियर बनना है। और मैं अगर माउंटेनियर बन गई तो मैं माउंट एवरेस्ट जरूर जाऊंगी। तो ये बहुत ही, जैसे आप सभी को पता है मैं तामिया से बिलोंग करती हूँ और वो बहुत या छोटा सा गांव है, पतालकोट पास में है। तो वो वहां पर उस जगह पर सोचना, ये थोड़ा सबको ये लगता है कि ऐसे इतनी छोटी सी जगह से आपने ये सोच लिया कि आपको एवरेस्ट जाना है। तो सोच कितनी भी बड़ी हो सकती है, मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि ये जरूरी नहीं कि आप कैसी जगह से हो या कहाँ से बिलोंग करते हो या आपका बैकग्राउंड कैसा है, लेकिन आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने जब मैं सेवेंथ क्लास में थी तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे एवरेस्ट जाना है, लेकिन तब मुझे भी नहीं पता था कि मैं जा पाऊंगी या नहीं जाऊंगी। जैसे सब बोलते हैं ना कि मुझे ये बनना है वो बनना है, तो मैंने कहा मुझे माउंटेनियर बनना है और मैं एवरेस्ट जरूर जाऊंगी। तो जब स्कूल टाइम पे मैंने बुक में पढ़ा कि जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे हाईएस्ट पीक है हमारे वर्ल्ड की, और जो बिजेंद्री पाल मैम है वो उन्होंने उसको क्लाइम किया है, वो हमारे मतलब इंडिया की फर्स्ट वुमन है। तो ये मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अगर उन्होंने किया है तो मैं भी कर सकती हूँ और मैं जरूर करूंगी। तो तब मैंने वहां पर हमारे टीचर से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तो बहुत इम्पॉसिबल बात है, यहाँ पर कोई नहीं जा सकता है। तो मैंने कहा कोई तो जा सकता है ना, तो वो मैं बनूंगी। तो ऐसा कह के सेवेंथ क्लास चली गई, आगे की क्लासेस आ गई, मगर वो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि एक दिन एवरेस्ट जाना है। ओके, एज यू आर फ्रॉम तामिया पातालकोट, तो वहां पे आप बचपन से पहाड़ों के बीच में रहे हैं, तो इज दैट द इंस्पिरेशन पार्ट ऑफ योर्स? हाँ बिल्कुल। मेरा जब मैं तामिया में, मैंने स्कूलिंग सारी तामिया में की, तो तामिया में रहती थी, वहां पर आप सभी को पता है पहाड़ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जब भी मैं खेलते खेलते वहां पर पहुंच जाती थी पहाड़ों में, कभी अगर मैं नर्वस हूं या मैं मतलब मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, किसी से नहीं बात करनी है, तो मैं पहाड़ों में जाके खुद से बातें करती थी। और वहां तो उतने बड़े पहाड़ नहीं है, लेकिन हाँ जो थे वो मेरे लिए बहुत बड़े थे उस टाइम पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और कहीं न कहीं वहाँ का जो नेचर था, जो पहाड़ थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम ये चढ़ सकती हो तो तुम वो भी चढ़ सकती हो। Yes, that means you are friendly to mountains since childhood.
Yeah, they are या your friends as they shared your sorrow, your loneliness, everything, right? या Yeah. Okay, ma'am. Who was your inspiration behind this? Is there any person that inspired you? मैं बताया ना, जैसे बजेंद्री पाल मैम के बारे में मैंने पढ़ा था, तो मुझे ऐसा लगा कि जब वो भी एक वुमन है और मैं भी चाहती हूँ ये क्लाइम करना, तो मैंने उनकी स्टोरीज पढ़ी। तो वो भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं Yes, और yes. उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी मेरी स्टोरी जैसी लगी कि मैं भी एक छोटे से, और उनकी स्टोरी में एक लिखा था, जैसे मेरा जो काम होता था स्कूल के बाद, कभी कभी मेरे घर वाले बोलते थे कि जाओ, हमारे घर में जानवर हुआ करते थे तो जाओ लेके आ जाओ उनको स्कूल से आने के बाद। तो वो मैं लेने, तो वो स्टोरी उनकी भी सेम है, उनके घर में भी जानवर हुआ करते थे और वो भी स्कूल से आने के बाद वो काम करती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो भी करने में, कि चलो एक जो हमारे इंडिया के जो वुमेन है, जो जिन्होंने पहली बार मतलब इंडिया से फर्स्ट टाइम एवरेस्ट क्लाइम किया, तो उनकी स्टोरी मुझसे मिलती जुलती है। Okay, you found every similarity with her. या Yes, and followed her footsteps, I can say. या कि उन्होंने फिर जो जो किया मैंने वो पता किया। और क्या कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को करने के लिए लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेचर भी, जो आपके सराउंड जो चीजें होती हैं वो भी वैसे ही होने लगती हैं। तो जब मेरे दिमाग में ये था कि मुझे एवरेस्ट जाना है, माउंटेनियर बनना है, तो 2009 में हमारे पतालकोट में ही एक कैंप हुआ, एडवेंचर कैंप, गवर्नमेंट के साइड से। तो मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ, मैं बास्केटबॉल की नेशनल प्लेयर रही हूँ, साइकिल पोलो में भी नेशनल किया है। तो ऐसे Oh, हाँ, तो स्पोर्ट्स के प्रति मेरा बहुत ही ज्यादा लगाव है, अभी भी है। और मैं तो सबसे कहती हूँ कि सबकी लाइफ में एक स्पोर्ट्स होना बहुत जरूरी है। तो वैसा था, तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मुझे उस कैंप को अटेंड, जो एडवेंचर कैंप था उसको अटेंड करने का मौका मिला। 2009 में पहला कैंप हुआ था, मतलब हमारे छिंदवाड़ा का बहुत बड़ा ये कैंप था, जिसमें एडवेंचर एक्टिविटी होने वाली थी। तो उसमें मैंने पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून, पैरासीलिंग, ये सारी एक्टिविटी करी। और ये तो मैंने टीवी में भी नहीं देखे थे उससे पहले, और जब पहली बार देखा तो मैं काफी एक्साइटेड थी। तो जब हमारा रॉक क्लाइंबिंग का पार्ट आया और मेरे इंस्ट्रक्टर, हम जो हमारी टीम थी, अलग अलग ग्रुप बना दिए थे बच्चों के। तो जब शायद मैं तब 10th में थी, तो 2009 में। तो फिर जब रॉक क्लाइंबिंग का पार्ट आया तो मैं बहुत इजीली मैंने कर लिया। तो फिर वो इंस्ट्रक्टर बोलती है कि अरे वाह, तुम तो बहुत, मतलब मेरे ग्रुप में सबसे अलग थी मैं। तो फिर वो कहती हैं कि अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा किया। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं एक पर्वतारोही हूँ, जबकि मुझे माउंटेनिंग के बारे में एम भी नहीं आता। तो वो मुझ पे हंसने लगी कि बोले तुम कहाँ से पर्वतारोही हो। तो मैंने कहा कि मैम वो मुझे बनना है, मैं मतलब ऐसे बच्चे, मैं तो छोटी थी। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें माउंटेनियर बनना है, मैंने कहा हाँ मुझे माउंटेनियर बनना है। तो फिर उन्होंने कहा बेटा इसके कोर्सेज होते हैं और पहले आपको कोर्स करने पड़ेंगे, उसके बाद आप माउंटेनियर बनोगे और फिर किसी पहाड़ में चढ़ सकती हो। ये ऐसे जो चढ़ती हो वो पहाड़ मतलब माउंटेनियर नहीं कहलाता है, वो तो जनरली हम चढ़ लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन बोले उसकी टेक्निकल जो चीजें होती हैं उसको सीखना होगा। और ऐसे पहाड़ नहीं, ग्लेशियर होता है, इस आइस होती है, उसमें चलने के तरीके अलग होते हैं। तो मैंने कहा मैम मुझे सीखना है, क्या करना होगा। तो फिर उन्होंने पहले तो उन्हें लगा कि ये कहाँ जाएगी, मतलब यहाँ की गांव की लड़की है, वो कैसे करेगी, क्या करेगी। तो उन्होंने बस ऐसा बोला कि यहाँ से बहुत दूर उत्तराखंड है और वहां पर वो कोर्स होते हैं उत्तरकाशी में। तो मेरे दिमाग में हाँ हाँ उत्तराखंड है और उत्तरकाशी में जाना है। तो फिर आफ्टर 12th मैंने उसके बारे में पता किया कि कहाँ से कोर्सेज होते हैं। तो बहुत से हमारे इंडिया में 5 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से ये कोर्सेज होते हैं। तो मुझे उत्तराखंड का ही मिला, निम है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। तो वहां पर मैंने ऑनलाइन पता किया। तो फिर मुझे सीट अवेलेबल नहीं थी जब मैंने पता किया। तो जब मैंने अप्लाई किया उसके 2 साल बाद मेरा बेसिक कोर्स के लिए नंबर आया। मतलब पहला जो कोर्स होता है इसमें, वो बेसिक माउंटेनिंग कोर्स होता है जो आपको करना रहता है। तो जब उसका मुझे आया तो 2 साल बाद मेरा नंबर आया, फिर मैंने पहला कोर्स किया। और फिर उसमें भी ऐसा नहीं कि आप ये कर सकते हैं कि आपको ग्रेड भी लाना होता है। आप जब ए ग्रेड लाएंगे तो फिर आप एडवांस कोर्स कर सकते हैं। और मुझे लगता है
लगता है कि एडवांस कोर्स भी सबको करना ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही मस्ट होता है आपको माउंटेनिंग के लिए। उससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाती है, आपको कैसे स्नो में चलना है, क्या क्या गियर्स यूज करते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, ये सारी ट्रेनिंग। वेट लेकर चलाते थे हमें वो 25 kg। और मतलब ये जो कोर्सेज होते हैं वो एक कमांडो ट्रेनिंग से कम नहीं होते। ये सारे इंस्टीट्यूट हमारे आर्मी के अंडर होते हैं, जो वहां पर आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं जो ये सब कराते हैं। तो ऐसे मैंने कोर्स किया, पहले बेसिक कोर्स किया, उसमें ए ग्रेड लाई। फिर एडवांस कोर्स किया, उस पे भी मेरा ए ग्रेड आया। फिर अभी मैंने एमओआई भी कर लिया, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें अब मैं माउंटेनियर्स को ट्रेनिंग दे सकती हूँ, और मैंने दी भी है। तो मैम एज यू ऐसे सेड करके कि आप स्टेप बाय स्टेप गए, 7th में आपने सपना देखा उसका, उसके बाद फिर 10th में आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स में मौका मिला, फिर आपको एक टीचर ने गाइड किया, तो ऐसे हम्म। ऐसे आपके गोल सेट होते गए, राइट? तो बिल्कुल। गोल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, ये आप हमारे ऑडियंस को प्लीज बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप गोल ही नहीं डिसाइड करेंगे तो फिर जैसे मैंने कहा ना, कि जब आप जो चीज सोच लेते हैं तो कहीं ना कहीं नेचर भी उस को करने के लिए लग जाती है। जैसे मैंने सोचा कि मुझे माउंटेनियर बनना है, और ये लग हुआ, और मुझे मौका मिला उसमें ज्वाइन करने का, और वहां से मुझे पता चला कि माउंटेनिंग के लिए कोर्सेज करने होंगे। ऐसा नहीं, अगर वो कैंप नहीं भी लगता तो कहीं और से मुझे पता चलता। तो आपको गोल डिसाइड करना, तभी तो आप उस चीज में लगेंगे। नहीं तो जैसे गोल ही डिसाइडेड नहीं है तो फिर आप क्या सोचेंगे कि आपको क्या करना है, या आपको कहाँ से। जैसे हम बोलते हैं, किसी से हम मिलते हैं तो हम बोलते हैं अरे यार मुझे तो ये करना है। तो वो इंसान को भी पता चल गया आपको ये करना, तो उससे रिलेटेड अगर कोई चीज उसे पता चलेगी तो वो आपसे जरूर शेयर करेगा कि यार भाई तुमने तो ये बोला था, इससे ऐसा ऐसा भी होता है। तो जब तक आप गोल डिसाइडेड नहीं करोगे तो आपकी लाइफ की जो चेन है, जो आपका जो रास्ता है, वो कैसे आगे बढ़ेगा। ये गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर उसमें डेडिकेशन, जैसे आपका डेडिकेशन, आप लगे रहे उस चीज में, एज यू सेड कि अगर आपको वहाँ टीचर नहीं गाइड करता तो आप उसको कहीं ना कहीं से फाइंड आउट करते। दिस इज व्हाट वी नीड इफ वी डिसाइड वन गोल, राइट? या क्योंकि गोल तो सबको ही डिसाइड कर लेते हैं, मतलब सब सोच लेते हैं मुझे ये बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे ये करना है। लेकिन अगर आपने उसमें 100% नहीं दिया, या आपने संघर्ष नहीं किया उसके लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो आप अचीव कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे सोचने को तो कोई भी कुछ भी सोच लेता है, लेकिन करता वही है जो ठान लेता है, या जो उस पे लग जाता है, जो अपना 100% उसके लिए देता है। मैम मैं पर्सनली इस बात पे बहुत क्यूरियस हूँ दैट बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ काफी मैनेज करनी पड़ी होगी, लाइक सोसाइटी टर्म्स एंड ऑल, हाउ यू, आपने कैसे डील किया उन चीजों के साथ? बहुत मुश्किल काम था। न जब और ऐसी मतलब छोटी जगहों पे ये ज्यादा असर करता है, मतलब आप यस, बहुत मुश्किल दैट होता है लोगों को कन्विंस करना। क्योंकि आप जैसे अगर शहरों की बात अलग होती है, गांव की बात एकदम अलग होती है। तो बहुत ही मुश्किल था समाज को समझाना, या सबसे पहले तो अपने घर में ही समझाना, क्योंकि घर से ही समाज बना हुआ है। तो बहुत मुश्किल था पहले पेरेंट्स को बताना कि मैं स्पोर्ट्स तक का तो ठीक था, खेलने जाती है, घर वापस आ जाती है, लेकिन ये इसमें तो आपको जान को जोखिम में डालना है। तो इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब मनाना पड़ा अपने पेरेंट्स को। पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहला कोर्स जब मैं करके आई तो उनको अच्छा लगा, लेकिन फिर जब एवरेस्ट के बारे में बताया कि वहां पर ऐसा ऐसा होता है, तो सबने बोला कि नहीं, ये ऐसी जगह पे नहीं जाना है, ये सब छोड़ो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और फिर आप को जो करना है बाद में करना। तो मैंने कहा सर पापा बाद में कोई टाइम नहीं आता, अभी मैंने सोचा मुझे अभी करना है। तो फिर उनको मैंने मनाया, उनको समझाया कि देखो पापा, लाइफ में कभी मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ कि मेरा देश मेरा नाम याद रखे। ऐसे थोड़ी ना, ऐसे लाइफ एक ही बार मिलती है, हम आए, हमने कुछ नहीं किया और चले गए तो क्या मतलब। मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा स्टेप उठाना है अपनी लाइफ में जो
बाद में लोग याद करें उसे और मैं नाम कर पाऊँ अपने देश का। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम चाहती हो तो करो। फिर उन्होंने मुझे कोर्स भी करने दिए आगे का। मेरा सिलेक्शन हुआ था खेल युवा कल्याण के साइड से, दिल्ली से, पूरे मध्य प्रदेश से मेरा अकेले का सिलेक्शन हुआ था। एक 1993 में एक वुमेन एक्सपीडिशन गया था एवरेस्ट, तो उसकी एक सिल्वर जुबली थी, तो उसके एक्सपीडिशन के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं वहाँ, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे पहले, राजवर्धन सिंह राठौर, तो उनसे उनसे मीटिंग हुई थी। तो ये सब जब मैं करने लगी तो मेरे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगने लगा कि मतलब हमारे सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर से आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिल रही हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो फिर मुझे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, तो उनको विश्वास, मेरा सारे सारे लोगों से यही कहना है, अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा विश्वास दिला दो, वो आप पर आंख बंद कर कर विश्वास करते हैं, बस उनका विश्वास मत तोड़ो। अगर आपने कोई चीज बोली है उन्हें तो वो करके बताओ। जैसे आपने कहा कि डेडिकेशन इम्पोर्टेंट है, फिर फैमिली को कन्विंस भी किया आपने कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को करना हाँ, चाहते और हैं। समाज मतलब ये कि मेरे मेरे पेरेंट्स को डेली आके बोला जाता था कि अरे ये क्या आपने ऐसे कैसे भेज दिया, मतलब पहले जब एवरेस्ट नहीं गई थी उससे पहले की बात बता रही हूँ। तो पापा फिर उनको रिप्लाई देते थे कि नहीं, वो करे, वो हमें उस पर भरोसा है, वो अच्छे से करेगी सब, एक दिन हमारा नाम रोशन जरूर करेगी। तो जब आप अपनी फैमिली को कन्विंस कर लेते हो तो फिर आपको समाज को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, वो उनको कन्विंस करते रहे, ये उनका काम है। हाँ, सोसाइटी को फेस करने के लिए फिर आपकी फैमिली आपके लिए सपोर्ट में खड़े हो जाती है। बिल्कुल। या बिल्कुल। तो जैसे मैं हूँ, जनरल पब्लिक है, हमें लगता है कि माउंटेनियरिंग इज जस्ट एडवेंचर, कि लोग शौक के लिए करते हैं या एडवेंचर के लिए करते हैं। इज देयर एनी करियर ऑप्शन रिगार्डिंग दिस? बिल्कुल, बहुत सारे करियर, और ये शौक नहीं है, ये एक मतलब मैं मानूंगी कि जो ट्रैकिंग करते हैं या छोटी-मोटी एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं, वो उन लोगों के लिए थोड़ा फन के लिए होगा, लेकिन इसमें बहुत सारा करियर है। आप एज अ इंस्ट्रक्टर कहीं पर काम कर सकते हैं, आप एज अ रेस्क्यू टीम में जा सकते हैं, आप खुद का एडवेंचर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और सिर्फ लैंड एडवेंचर नहीं, एरो एडवेंचर है, वाटर एडवेंचर है। तो ये वाटर स्पोर्ट्स, बहुत सारे इसमें करियर, अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत बड़ा फील्ड है ऐसा, उसमें बहुत स्कोप है। तो कोर्सेज करते हैं, एज ए इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। तो जब मैं एवरेस्ट जाने से पहले भी और अभी भी मैं खुद फ्रीलांसर काम करती हूँ, बहुत सारी कंपनियों को मैंने हैंडल किया है जो एडवेंचर कंपनी है, और इसी से मैं अपना कॉलेज का सारा खर्चा निकालती थी। तो मैं कहती हूँ ना, मेरी लाइफ में दो एवरेस्ट थे, एक एवरेस्ट नहीं था, संघर्ष का एक एवरेस्ट था, और एक एवरेस्ट था जो माउंट एवरेस्ट, और जिसपे चढ़ना सब कहते थे सबके बस की बात नहीं है, -45 टेम्परेचर, मतलब हड्डी तक गल जाए इतना ज्यादा। वो मैं शेयर करूंगी एक्सपीरियंस। तो बहुत स्कोप है, अगर कोई आना चाहता है माउंटेनिंग में तो एवरेस्ट चढ़ना उसका एम, जैसे माउंटेनिंग सिर्फ एवरेस्ट चढ़ना नहीं है, माउंटेनिंग बहुत सारे ऐसे माउंटेन हैं जहां पर अभी तक क्लाइम नहीं किया गया, आप वो क्लाइम कर सकते हो। और बहुत सारी टीम एक्सपीडिशन अलग अलग जाते हैं, आप एक्सपीडिशन लीडर बन सकते हो। इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन है हमारे दिल्ली में, जो सारे इंडिया के माउंटेन्स को मतलब उनके डेटा उनके पास होता है, अगर आपको उसमें क्लाइम करना है तो उनसे कांटेक्ट करना करना रहता है। तो बहुत सारे स्कोप है। तो अगर कोई आना चाहता है तो बिल्कुल, और कभी ऐसा नहीं, इसमें नहीं, कभी भी अगर मुझसे बात करनी हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जरूर गाइड करूंगी। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू मैम, कि आप अभी भी लोगों के सपोर्ट के लिए हैं, आप खुद को इतना जिम्मेदार मानती हैं सोसाइटी के प्रति, दैट यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स इट। मैम, ये जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है, ये कितने टाइम का होता है? ये जो जैसे बेसिक कोर्स हुआ तो वो होता है आपका 1 मंथ का, और एडवांस भी 1 मंथ का ही होता है, लेकिन आपको सीट 1-2 साल में मिलती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे 2 साल बाद, तो आपको किसी भी चीज को पाने के लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब जब ये हुआ कि 2 साल लगेंगे तो मैं खुद भी वो हो गई थी कि अरे ऐसे कैसे, मुझे तो अभी करना है, मुझे तो अभी करना है। तो फिर मैं वहाँ इंस्टीट्यूट में कॉल लगाती थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको माउंटेनिंग में आना है तो आपको पेशेंस रखना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है माउंटेनिंग ही नहीं, आपको कुछ भी अचीव करना है तो पेशेंस रखना होगा। As we have so many students in our audience
कुछ लोग हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, पीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी वो एक माउंटेन जैसा ही है, दे वांट टू क्लाइंब इट एंड बिल्कुल रीच टू द पीक। तो उनके लिए भी यही डेडिकेशन लगना चाहिए। बिल्कुल, जब मैं तो यही कहती हूँ चाहे वो यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या कोई भी आपका छोटा सा भी एम हो, आपको उसको एवरेस्ट ही मानना चाहिए, क्योंकि वो सबसे दुर्गम स्थल माना जाता है हमारे वर्ल्ड का। तो मुझे लगता है कि अगर छोटा सा भी एम है और अगर आप उसको एवरेस्ट मानेंगे, तो आप उसको अचीव करने में उतना मतलब आप डेडिकेशन देंगे। और क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने 1% भी चूक करी, तो आप अपने जो भी आपने सोचा या कोई एग्जाम हो या कुछ भी हो, उससे चूक सकते हैं। आप जब माउंट एवरेस्ट समिट आप फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचे, दैट वाज 22 मई 2019, राइट? तो आप इससे पहले भी कुछ माउंटेन्स के समिट तक पहुंच चुके हैं। वी हैव रेड अबाउट दैट 5 कॉन्टिनेंट हाईएस्ट पीक। हाँ, ये मैंने एक्चुअल में जब एवरेस्ट के बाद मैंने ये का क्लाइम किया, उससे पहले मैंने गढ़वाल हिमालय और हिमाचल हिमालय में क्लाइम किया और ट्रेनिंग ली, क्योंकि सब बोलते हैं एवरेस्ट से जाने से पहले एटलीस्ट 6000 मीटर की पीक आपको क्लाइम किया होना चाहिए। तो वो भी मैंने क्लाइम किया। मैम, अभी आपने बोला था कि आपने 2 एवरेस्ट कवर किए हैं। वन इज माउंट एवरेस्ट और सेकंड संघर्ष का जो एवरेस्ट है। हाँ तो मैं आपको इलेबोरेशन चाहूंगी उस चीज में। वी वांट टू नो मोर अबाउट दिस। बिल्कुल, जैसे क्या होता है, जब आप कोई चीज डिसाइड करते हो या सोचते हो या आप संघर्ष करते हो, तब आपके साथ कोई नहीं होता। जब आप अचीव कर जाते हो तो सब आपके साथ होते हैं। तो ये इससे भागने की जरूरत नहीं है कि अरे उस टाइम तो मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। तो संघर्ष आपका खुद का होता है, लेकिन जीत सबकी होती है। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि जब मैंने सोचा कि मुझे एवरेस्ट जाना है, और उस बाकी चीजें नहीं, बस ये था कि हाँ बहुत कठिन है, आप मर भी सकते हैं, बहुत ज्यादा रिस्की है, उससे मुझे डर नहीं लगा। मुझे लगा कि नहीं, ये तो मैंने ट्रेनिंग करी है तो मुझे वो कहीं ना कहीं काम आएगी। मगर जब मुझे ये पता चला कि एवरेस्ट में चढ़ने के लिए 25 लाख का एक्सपेंडिचर लगता है, तो मैं थोड़ी नर्वस हो गई। मैंने अपनी लाइफ में कभी 25,000 भी एक साथ नहीं देखे थे, और मुझे 25 लाख एक कलेक्ट करने थे। और मैं जब 2019 में गई, उससे 4 साल पहले ही मैं तैयार थी एवरेस्ट जाने के लिए। मैंने कोर्सेज कर चुके थे। मैं जो जो उसमें रिक्वायरमेंट थी वो सारी मेरी पूरी थी, बस फाइनेंशियली मैं वीक थी। तो मैंने ये सोचा कि अब मैं नहीं कर सकती, ये तो इम्पॉसिबल चीज है, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। तो फिर जब मैं मुझे ये जो एक्सपीडिशन में वहां गई थी, मैंने बताया ना कि मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो वहां पर यस, और भी यस। माउंटेनियर्स मिले, और उनसे मैं मिली। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि जो लोग एवरेस्ट जाना चाहते हैं, तो क्या वो उनके पास इतने पैसे होते हैं या उन्हें कौन पैसे देता है। तो फिर मुझे गाइड मिले, वहां से गाइडलाइन मिली, मुझे गाइडेंस मिला कि आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं जा सकते। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऐसे सीएसआर फंड होते हैं जो आप स्पोर्ट्स पर्सन को वो देते हैं, तो वो लोग आपकी मदद कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, और आपकी गवर्नमेंट खुद भी आपकी मदद कर सकती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, तो मैंने बताया कि मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। तो बोले जो आपकी प्रोफाइल है, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपने जो जो अचीवमेंट किया है, आप अपना एक प्रपोजल बनाएं और इन कंपनियों को दें जो स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करती हैं, और अपनी गवर्नमेंट को भी दें, क्योंकि ऐसा काम हर कोई नहीं करता। आपने लिया है स्टैंड, तो शायद आपकी गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना प्रपोजल बनाया और बहुत सारी कंपनियों को मेल डाले, बट कहीं से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने कहा कि हम आधी मदद करेंगे, लेकिन आधी मदद तब करेंगे जब कोई और भी आपकी मदद कर रहा हो, नहीं तो हमारा पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। लेकिन मैं सोचती थी कि कोई मेरी मदद थोड़ी भी कर दे, तो मैं नेक्स्ट कंपनी को ये बता पाऊं कि मेरी मदद हो गई है, आप मेरी इतनी मदद और कर दें। तो ऐसे करके 1 साल तो बीत गया, मुझे कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने गवर्नमेंट को अप्लाई किया, गवर्नमेंट से बात करी कि आप मदद करें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रूल है नहीं अभी तक, तो हमें रूल बनाने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, आप रूल बनाइए। फिर ऐसे करके 1 साल और बीत गया। फिर क्या होता है कि इसका टाइम पीरियड ऐसा नहीं कि जब आपको पैसे मिल गए तो आप तुरंत जा सकते। उसका टाइम है, आप अप्रैल मई जून में ही जा सकते हैं। उसके अलावा आप जा नहीं सकते पूरे साल भर। तो ड्यू टू वहां पर टेम्परेचर।
हाँ, टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, वेदर खराब होता है। तो यही, और ये मंथ में भी आप बेस कैंप तक जा सकते हैं टॉप पर, तो आप उस टाइम पर भी आपको वेदर देखना होता है क्योंकि 180 की स्पीड में वहां पर हवा चलती है। तो ये सारी चीजें देख कर ही क्लाइंब किया जाता है। तो फिर 1 साल ऐसे बीत गया, 3 साल बीत गए, मगर मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। और फिर 14 साल मुझे किसी ने 2018 में मुझे किसी पर्सन ने बोला कि हम मदद करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलो मेरी मदद होने वाली है। मैं नाम नहीं लेती किसी में, 2018 की बात है, और मैं फुल तैयारी में, और ये हर साल, मतलब सिर्फ स्पॉन्सरशिप नहीं, मैं 40 किलोमीटर साइकिलिंग करती थी, 10 किलोमीटर रनिंग करती थी, मैं अपना लगेज साथ में लेकर चलती थी कि वेट ट्रेनिंग होती रहे मेरी। तो ये मैं हर 3 साल मैंने किए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो कौन सा साल होने वाला है जब मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाए और मैं फिजिकली फिट ही ना रही हूँ तो मैं कैसे जाऊंगी। तो मैं अपनी प्रिपरेशन पूरी रखती थी, प्लस स्पॉन्सरशिप के लिए जाती थी। तो और साथ में मैं अपना एजुकेशन भी कर रही थी। तो ये सारी चीजें मैंने साथ में की। फिर जब 2018 में ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला, मैं फुल तैयारी में लग गई और ज्यादा जोश शोर से, और मैंने पैकिंग भी स्टार्ट कर दी थी, कुछ कुछ शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी, जो मेरे पास जितना पैसा था उससे करती थी। फिर और ये जब पैसे जमा करने की बारी आई और मैं उनके पास गई कि अब ट्रांसफर कर दीजिए, तो फिर उन्होंने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया। तो मेरी जितनी तैयारी थी या मेरा जितना एक्साइटमेंट था वो खत्म हो गया, और डेट भी निकल गई जब वहां नेपाल गवर्नमेंट को ये पैसे जमा करने होते हैं। एक्चुअल में 25 लाख का ऐसा एक्सपेंडिचर है कि 8 लाख तो आपको नेपाल गवर्नमेंट को परमिट फीस देनी होती है कि हम एवरेस्ट में क्लाइंब करेंगे, ये उनका रूल है। और 2 महीने की ये क्लाइंबिंग होती है, तो उसका पूरा फूड, जो भी कंपनी हम हायर करेंगे वहां नेपाल से, तो उसका फूड, ऑक्सीजन सिलेंडर, वहां ऑक्सीजन भी नहीं है तो ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 महीने का एकोमोडेशन, फूड और इक्विपमेंट, तो ये सारी चीजें हमको, इसका पूरा जो भी पैसे होते हैं वो 25 लाख के अराउंड लगता है। तो ये वहां की कंपनी को जाता है। तो मैं जब पता चला कि 18 में अब मैं नहीं जा सकती, तो मैं बहुत नर्वस हुई और मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आया जिन्होंने मुझे इतनी, मतलब सपने दिखाई दिए पूरे कि अब मेरी मदद होने वाली है, मेरा जो 3 साल का जो तैयारी थी वो अब काम आने वाली है। तो मैं बहुत नर्वस हो गई और मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं एवरेस्ट नहीं जाऊंगी, और मैं तब जाऊंगी अगर मेरे जेब में पैसे होंगे। और 2 दिन तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं, और मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे कुछ लुट गया हो मेरा, मतलब मुझे कुछ किसी से बात भी नहीं करनी थी, मैं किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। लेकिन फिर मन में आया कि भावना, जब 2-3 साल तुमने दे दिए, 1 साल और मदद नहीं हुई तो क्या हुआ। तुम ये सोचो कि किसी ने सोचा तो नहीं मदद किया, आप नेक्स्ट ईयर फिर मिल जाए। तो मुझे, मेरा भी सबसे यही कहना है कि जब आप किसी चीज के लिए तैयारी करते हो ना, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जरूर आएगा, अगर आपने आपका 100% दिया है तो ऐसा ना हो कि आप एकदम कगार में ही हो, आप पहुंचने ही वाले हो सेम तक और आपने गिव अप कर दिया, तो आप पहुंचते पहुंचते रह जाओ। तो जब तक एंड में ना पहुंच जाओ तब तक गिव अप नहीं करना। तो मैंने 2 दिन तो ऐसे निकाले, लेकिन तीसरे दिन फिर बैग उठाया स्पॉन्सरशिप का और किसी बिजनेसमैन के पास मिलने चली गई, और फिर से वही एक्साइटमेंट जगाया अपने अंदर कि कुछ नहीं होता भावना, हर किसी को आपके अंदर की स्किल नहीं दिखाई देती है। ऐसे भी दिन देखे मैंने कि किसी मंत्री के घर के सामने मैंने दिन दिन भर उनसे मिलने के लिए निकाले धूप में, और एज अ फीमेल मुझसे किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा है, और आज वही लोग मुझे इनवाइट भी करते हैं। तो ऐसे भी दिन होते हैं, बस ये होता है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपको कोई नहीं पूछता, जब आपके पास हो जाता तो आपको सब पूछते हैं। तो ये हमारा समाज का ऐसा है ही, आप उसको जुटला नहीं सकते कि जब तक रूल ऑफ आपके द पास सोसाइटी। कोई डेजिग्नेशन, हाँ रूल है वो, तो उससे सब गुजरते हैं, मैं भी गुजरी। तो ऐसा भी दिन आए मैंने जो देखे, और मुझे किसी ने ये भी डिनाई कर दिया, अरे तुम तो लड़की हो, तुम क्यों चढ़ना चाहती हो, ये फालतू में क्यों, मतलब मरने के लिए जाना चाहती हो क्या। तो किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर मैं जाऊंगी तो एक नाम हो जाएगा प्रदेश का। सबने ये सोचा, अरे इतने पैसे बर्बाद करने के लिए वहां मरने जाना है क्या, ये करना है क्या, वो करना है। सब मुझे ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन बोलते थे। मैं शेयर कर जरूर चाहूंगी, रेफरेंस वर्ड से मुझे
मुझे नफ़रत हो गई थी। एक मंत्री के पास मैं गई और मैंने उनसे कहा कि मैं भावना हूँ और मैं माउंट एवरेस्ट जाना चाहती हूँ। मेरी ये प्रोफ़ाइल है और मैं यहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको बेटा किसने भेजा? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे लगा आप मेरी मदद करेंगे। नहीं, नहीं बेटा, किसी के रेफ़रेंस से तो आई होगी ना आप कि आप इनके पास जाएँ। मैंने कहा नहीं, मुझे लगा कि आप मेरी मदद करेंगे इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। अच्छा, अच्छा, बोले ठीक है, हम देखते हैं। तो मैं जब दोबारा मिलने गई तो उन्होंने मतलब गार्ड ने मुझे मिलने नहीं दिया और कहा कि नहीं, वो नहीं कर पाएँगे, आप जाइए यहाँ से। तब भी मुझे बहुत बुरा लगा कि रेफ़रेंस क्या चीज़ होती है। मतलब अगर मैं एटलीस्ट मैं एक नागरिक तो हूँ, अगर मैं कुछ नहीं हूँ तो मैं नागरिक तो हूँ। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि किसके रेफरेंस है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि वन डे इज कमिंग और तब मुझे किसी को ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं इसके रेफरेंस से आई हूँ। मुझे मेरे नाम से लोग मुझे जानेंगे कि हाँ, ये भावना है। तो मैंने ये डिसाइड किया और वो आज दिन चल रहे हैं। वो दिन मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि मैं कौन हूँ और मैं किसी के रेफरेंस से नहीं, मैं खुद के उससे आई हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तब मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी कि अगर कोई खुद से भी जाता है तो उनको वैसे ही एंटरटेन करना चाहिए जैसे बाकी लोग आते हैं उनके यहाँ। बट कोई बात नहीं, ये संघर्ष की कहानी इतनी मुश्किल थी। फिर जब 2019 आया और गवर्नमेंट के पास मैं वापस हर साल जाती थी और हर साल वो रूल नहीं है कह के मुझे डिनाई कर देते थे। लेकिन 2019 में वो रूल बना जिसमें ये कहना चाहिए कि माउंटेनियर्स की मदद होगी। पूरी तो नहीं, लेकिन मुझे 15 लाख गवर्नमेंट के साइड से मिले खेल युवा कल्याण से। और माननीय कमलनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस छिंदवाड़ा टाइम्स में भी कि उनके ही कारण शायद ये रूल बना हो या नहीं, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं तो 3-4 साल से लगी थी। लेकिन जो बचा अमाउंट था वो मुझे उन्होंने दिलवाया भारत ओमान रिफाइनरी से। और कहीं न कहीं उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि एक फीमेल होके मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मेरी मदद करी और आज भी वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। बाकी एक्सपीडिशन में भी किया, गवर्नमेंट की साइड से मुझे मदद दिलवाई। और तो मैं आज आप सबके सामने भी उनको थैंक यू ही बोलना चाहूँगी और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि अगर वो नहीं होते तो शायद इस चीज़ को पता नहीं कब कौन समझता, मतलब शायद और 2-3 साल और लग जाते। तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद है और शायद छिंदवाड़ा के लोग भी समझते होंगे कि वो कितना सपोर्ट करते हैं या मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने एक स्पोर्ट्स पर्सन का तो सपोर्ट किया। तो ऐसे ये संघर्ष खत्म हुआ 2019 में और मेरे पैसे ट्रांसफर हुए। और जब वहाँ नेपाल, और ऐसा नहीं मुझे पता ही नहीं चला जब मुझे नेपाल से कॉल आया कि भावना आपके नाम के पैसे ट्रांसफर हुए हैं यहाँ पर। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि मतलब जिस चीज के लिए मैं लगी थी, आपको पता है कितनी खुशी हो सकती है कि जब आप जिस चीज के लिए लगे हो और वो चीज हो जाए। तो एक जो एवरेस्ट था वो मैंने अचीव कर लिया था, जो जो फाइनेंस का एवरेस्ट था। और मेरा सबसे ये कहना है कि लोग जो कहते हैं कि फाइनेंशियली वीक है, हम ये नहीं कर पाए या हम वो नहीं कर पाए, लेकिन आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। पैसे कभी आड़े नहीं आते हैं। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप उसको सबके सामने लाएं और उसका रास्ता निकालें, सही रास्ता निकालें और अचीवमेंट फिर आपके सामने होगा। तो ये मेरा एक एवरेस्ट था जो कि संघर्ष का था और एक माउंट एवरेस्ट जो अभी पूरा बाकी था। मैम, आपकी ये जो स्टोरी है संघर्ष का, जो एवरेस्ट है, इसमें सबसे ज्यादा जो बात मतलब मेरे दिल को छू गई वो ये है कि हम फेलियर से एक बार में डर जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो अगर हम किसी प्रिपरेशन में हैं तो डेडिकेशन हट जाता है इफ वी गॉट फेल 2 or 3 times इन अ पर्टिकुलर एग्जाम। जैसे आपने कहा कि मैं 2-3 साल तक रेगुलर 40 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर, दैट वॉज ह्यूज पार्ट ऑफ योर स्टोरी कि आपने वो चीज बंद नहीं की जबकि आपको पता था कि अभी कोई डिसाइडेशन नहीं है, इट्स नॉट परफेक्ट कि आप कब जा पाएंगे। फिर भी आप उस चीज में लगी रही, आपने वो डेडिकेशन को छोड़ा नहीं। दैट इज सो अप्रिशिएबल ऑफ यू। बिल्कुल। तो मैं छोड़, अगर उसी टाइम में मुझे यस मैम, हम आपके एक और स्टोरी है जो काफी लोग जानते हैं, तो थोड़ी सी
हम कह रहे हैं थोड़ा लाइट उस पर भी डालते हैं. यू आर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, सो वी वांट टू नो मोर अबाउट इट. पहले एवरेज की स्टोरी सुनाओ क्योंकि ये लाइन से हाँ चल रहा है हाँ, ना। ओके तो ओके. हाँ हाँ, नो नो प्रॉब्लम विद दैट. तो गिनीज वर्ल्ड तो मैंने अभी लॉकडाउन में लिया है। उसके बाद चलो मैं उसे बता देती हूँ कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जब अभी हम सब लॉकडाउन में थे तो माउंटेन में तो जा नहीं सकते थे। तो हमने कहा अभी क्या कर सकते हैं, तो फिर हम एक जो लिपर्ड कंपनी है उसके साथ मिलकर हमने वर्ल्ड में जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मतलब भारत की पर्वत श्रृंखलाएं जितनी है, हिमालय, भारत हिमालय, तो उसको हमने पूरे वर्ल्ड में प्रमोट किया और उसको एक साथ मतलब प्रमोट करके, जैसे 15 अगस्त के दिन में एक साथ उसमें सारे लोगों ने मिलकर पूरे वर्ल्ड में उसको प्रमोट किया और उसका हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये रिकॉर्ड 15 अगस्त को बना है, पिछले 2020 में ही। और हम सब घर में थे लेकिन हमने ऑन वर्ल्ड लेवल में गए। सारी चीजें करने के बाद तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पहले ही मेंशन कर दिया था, तो उन्होंने हमको एग्री किया और उस टीम में मैं भी थी, तो मैं भी उस होल्डर किया। मैम, आपकी अभी एवरेस्ट की स्टोरी बाकी है. संघर्ष का एवरेस्ट तो हमको ऑलरेडी इम्प्रेस कर चुका है. एज हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, इस शिखर को चढ़ने पर भी जैसे आपने कुछ चीजें बताई कि वहां पे 180 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार होती है और पहले बेस कैंप तक जाना होता है, तो ये सारे वर्ड्स हमारे लिए बहुत न्यू है. वी हम्म, डोंट नो मच अबाउट इट. तो हम आपके अब एवरेस्ट की स्टोरी जानना चाहते हैं, शिखर तक पहुंचने की. बिल्कुल। एवरेस्ट स्पॉन्सरशिप मिल गई मुझे और फिर उसके बाद वो टाइम आया जब मुझे मेन एवरेस्ट में जाना था। तो मैं निकली यहाँ से काठमांडू के लिए। काठमांडू में हमने इक्विपमेंट खरीदा। हमारे और भी टीम जो पूरे मतलब वर्ल्ड से वहां पर टीम आई थी, तो हमारे यहाँ से 8 लोगों की टीम थी, वो टीम से मिली। फिर उसके बाद हम एक लूक लाइक जगह है वहां पर नेपाल में। नेपाल से एवरेस्ट में जान मतलब एवरेस्ट नेपाल के अंदर आता है, तो वहां जाने के लिए लूक लाइक जगह थी, वहां से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी। और ये एक्सपीडिशन पूरा 2 महीने का होता है। तो 2 महीने के अकॉर्डिंग हम अप्रैल में निकल गए थे। 6 अप्रैल को मैं वहां से निकली और क्लाइंब करते गए हम। पहले छोटे छोटे गांव पड़ते हैं वहां पर माउंटेन में, तो गाँव में एक एक दिन रुकते रुकते आगे ऊपर पर पहुंचे। 6 दिन में हम बेस कैंप पहुंचे। तो एवरेस्ट का जो बेस कैंप है वो 5362 मीटर पे है। मतलब इतनी हाइट कि जो मेरी फर्स्ट पीक थी जो मैंने गढ़वाल हिमालय में किया था वो ही 5700 की थी, और ये इसका बेस कैंप भी उतनी हाइट पे था। तो अभी कितना चढ़ना बाकी था, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने कहा अभी तो सिर्फ इतनी आधी आधी से थोड़ी ज्यादा हाइट पे पहुंचे हैं, मगर हम इसको सेफ जोन मानते थे। वहां से ग्लेशियर स्टार्ट होता है बेस कैंप से, और कैंप 1, उसके बाद 4 कैंप है, कैंप 1, 2, 3, 4। तो जब हम बेस कैंप से कैंप 1 के लिए, तो आइस कुंभू फॉल ग्लेशियर है एवरेस्ट के ग्लेशियर का नाम। और वो उसको फॉल इसलिए बोलते हैं हम बेस कैंप पहुंचे। बेस कैंप के बाद रोटेशन चालू होता है। कोई भी मतलब किसी भी माउंटेन में चढ़ने के लिए ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट चढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको बॉडी एक्लेमेटाइज करनी होती है। जैसे किसी भी चीज में ढलने के लिए आपको वहां पर थोड़ा सा टाइम बिताना होता है, तो बॉडी एक्लेमेटाइजेशन के लिए हमको रोटेशन करने होते थे। पहले बेस कैंप से कैंप 1 जाते थे, फिर बेस कैंप आते थे, फिर कैंप 1 जाके 2 जाते थे, फिर बेस कैंप आते थे। मतलब चढ़ाई करते थे फिर उतरते थे। तो सबसे टफेस्ट पॉइंट मुझे, जब तक मैं और ऊपर नहीं गई थी, तो मुझे वो आइस कुंभू फॉल ग्लेशियर लगता था, क्योंकि उसमें कभी कभी अप चढ़ना होता था, डाउन उतर के फिर वो चढ़ना, क्योंकि जितनी बड़ी हमारे घर या वॉल होते मतलब बिल्डिंग्स होती हैं, उतनी बड़ी बड़ी आइस वॉलें हैं जिनको क्लाइम करना है या क्रॉस करना है लैडर लगाकर। वहां क्रेवासेस होते हैं। माइनस टेम्परेचर मतलब -45 को भी मैंने सफर किया है, इतना कम कि हड्डियां गल जाए। और मतलब मैं कहती हूँ ना, जितना आप ट्रेनिंग में जितना ज्यादा आप 100% देंगे, तो आप रिजल्ट बहुत अच्छा है। जैसे हम तैयारी करते हैं किसी एग्जाम की, अगर हमारी पूरी तैयारी है तो हम सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ भी चीज छोड़ दी तो हम
उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। अगर आपने उसकी ट्रेनिंग, चाहे वो एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपने ट्रेनिंग में अपना 100% दिया है तो आप रिजल्ट जरूर लेके आएंगे। तो ट्रेनिंग कहीं बहुत काम आती है हर चीज की, तो मुझे भी बहुत काम आई। तो वो क्लाइंबिंग करी हमने, पहले बेस कैंप से कैंप 1 2, फिर नीचे आए, फिर ऐसे करके पूरा 1.5 महीना गुजर गया। फिर जब वेदर टॉप पर पहुंचने के लिए वेदर देखना होता है। टॉप पर किसी भी दिन नहीं जाया जा सकता, उसके लिए आपको वेदर देखनी होती है, वेदर रिपोर्ट देखनी होती है, विंड कैसी चल रही है। जब हम रोटेशन में थे तो एक बार कैंप 4 में इतनी तेज हवा चली कि हमारे सारे टेंट उड़ गए, और साथ में हमको वेट भी उठाकर चलना है। तो जब हम रोटेशन करते थे तो हम हमारा सारा सामान, जैसे थोड़ा हमने ऊपर ले गए, वहीं पर ड्रॉप कर दिया, फिर वापस नीचे आ गए, फिर नेक्स्ट टाइम गए तो थोड़ा और लेके गए। तो ऐसे करके हम सामान को डिवाइडेड करके चलते थे, क्योंकि इकट्ठा इतना सारा सामान, वहां तो मैं सच बताऊं तो एक सुई भी अगर एक्स्ट्रा हो आपके बैग में तो वो भी बहुत वजन लगता है। और क्लाइंब करते रहते हैं। और जब हम एक कैंप से दूसरे कैंप के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं कि दिन में जाते हैं, इसके लिए हमको आधी रात में उठना पड़ता है इतनी ठंड में। और फिर उसके बाद रात तो रात में कंप्लीट करके सुबह सुबह दूसरे कैंप, जैसे कैंप 1 हुआ या 2 हुआ, वहां पर पहुंच जाना है। अगर सन आता है तो एक तो स्नो ब्लाइंडनेस की इशू होता है, चश्मा लगाना कंपलसरी होता है वहां पर, वो भी यूवी रे से। तो सबसे ज्यादा स्नो से बचना रहता है कि अगर वो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है आइस के साथ, और वो अगर डायरेक्ट आपकी आइस में पड़ गया तो ब्लाइंडनेस हो जाती है। और अगर ज्यादा और टाइम दिया और स्नो मेल्ट होने लगी तो कोई भी आइस वॉल गिर सकती है। तो इन सब से बचने के लिए हमको ये सारी चीजें रात में करनी होती। और जैसे जैसे सुबह होने लगता है तो विंड भी बढ़ने लगती है, तो ये सारी चीजों से बचने के लिए रात में क्लाइंब करते हैं। लेकिन रात में सबसे ज्यादा ठंड होती है, तो ठंड जब हम क्लाइंब करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। लेकिन जब हम रुकते हैं या हमको पानी पीना है या कुछ खाना है, तो उसके लिए हम जब रुकते हैं तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि हमारी जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो बना रहे। तो कंटिन्यू फिंगर्स चलाते हैं कि कहीं फ्रॉस्ट बाइट ना हो जाए। फ्रॉस्ट बाइट वो होता है जब आपका हाथ में, सबसे पहले टिप में होता है, फिंगर्स में, चाहे वो पैर हो चाहे हाथ हो, ग्लव्स पहने होते हैं, तो ब्लड को जमाने लगता है, और जमाते जमाते पूरा ब्लैक कर देता है, फिर हड्डी भी टूट जाती है। तो ये फ्रॉस्ट बाइट होता है। तो इन सब से बचने का भी हमको ध्यान रखना होता है कि ज्यादा देर किसी जगह पर रुक नहीं पाते, थोड़ा पानी पिया, फिर कंटिन्यू क्लाइंब, चाहे धीरे धीरे करें बट कंटिन्यू क्लाइंब करना होता है। तो ऐसे करके रोटेशन किए। फिर उसके बाद डेट मिलती है हमको, जो वेदर चेक करने वाले हैं वो बताते हैं कि इस डेट पर टॉप पर नहीं है विंड या कम विंड है, उस दिन हम जा सकते हैं। तो जब कम विंड थी तो 22 की हमारी डेट डिसाइड हुई कि हम 22 को टॉप पर जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग हम बेस कैंप से 18 को कैंप 1 के लिए निकले, फिर 19 को कैंप 2 पहुंचे, फिर 19 को रेस्ट करके 20 को हम यहाँ पर पहुंचे कैंप 3 में। और कैंप 3 से ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करना चालू हो जाता है। वहां से ब्लड, ये कहना चाहिए, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा माइनर होने लगता है और आप ब्रीथ नहीं कर पाते हो। तो कैंप 3 में पहुंचकर हम ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं। 21 को कैंप 4 के लिए चले 3 से। उसके बाद एकदम स्टीफ चढ़ाई आ जाती है 3 से। तो एक ही रोप होती है, जिस रोप में हम क्लाइंब कर रहे होते, सारे लोग एक के पीछे एक क्लाइंब करते हैं, जितने भी हम, हमारी टीम हो या दूसरी। Back. Sorry, there was a technical issue. ओके, चलो तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं रोटेशन के बारे में, जब मैंने डेड बॉडी, सॉरी, फाइनल पोस्ट, जब मुझे टॉप पर पहुंचना था और कैंप 3 से मैं 4 के लिए जा रही थी और एक डेड बॉडी सामने आई, और जब मुझे उसे क्रॉस करने का बारी है, मतलब ये तो था पता कि ऐसा मोमेंट आएगा एवरेस्ट में, लेकिन जब वो मोमेंट सामने आ गया तो मैं थोड़ी सी नर्वस हुई, क्योंकि आप सभी को पता है कि डेड बॉडी के लिए हमारी कैसी फीलिंग है। तो वो पहले तो हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है डेड बॉडी से, आपको नॉर्मल रहना है। आपको अगर कभी ऐसा हो भी कि उसको टच करना पड़े तो बिल्कुल आराम से करना है, मतलब डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जब सामने सिचुएशन आई तो वो एकदम अलग थी और मैं काफी नर्वस हो गई। बट मुझे ये नहीं लग रहा था कि क्या, मतलब कैसे डेड बॉडी को टच करूं, ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। तो मैंने मेरा एंकर बदलने के लिए उस डेड बॉडी के ऊपर हाथ रखा और अपना एंकर आगे लगाया, और बस मन में यही बोला कि
गॉड मुझे बस इतनी पावर देना कि मैं इतनी अवेयर रहूं कि मेरे से ऐसा कोई भी गलत स्टेप ना उठे, या मैं कोई ऐसा फॉल ना हो मेरे साथ में से हो जाए। बस मुझे अवेयर रखना कि मैं एक सही स्टेप लेते हुए क्लाइम करते रहूं। तो वो डेड बॉडी मैंने क्रॉस करी, और आगे भी ऐसी दो डेड बॉडी क्रॉस करी। तो मैं तो बहुत ही ये जब सीन आया तो काफी एक अलग सी फीलिंग थी मेरे पूरे दिमाग में। और जब मैं कैंप 4 पहुंची, तो कैंप 4 को डेथ जोन बोलते हैं। डेथ जोन इसको इसलिए बोलते हैं कि जब अगर आपके पास ऑक्सीजन भी है तो भी आपकी डेथ हो सकती है। क्योंकि वहां का क्लाइमेट ऐसा है, अगर आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं हुई है तो आप फुल ऑक्सीजन ले रहे हैं तो भी आप मर सकते हैं। तो जैसे जैसे जो जो पॉइंट आ रहे थे जिसके बारे में जो सुन रखा है, तो वो सब दिमाग में आ रहा था। जैसे कि कैंप 4 के बारे में यही सुना था कि अगर ऑक्सीजन है तो भी मर सकते हो। तो वो सारा सीन सामने चल रहा है फिर भी कि कोई बात नहीं, रेस्ट करना है, इतना क्लाइम करके आए हैं। तो हम कैंप टेंट में गए, रेस्ट किया। और वो 21 की ही रात को हमको निकलना था टॉप के लिए। तो 21 को रेस्ट करके थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर कुछ कुछ खाया, पानी पिया। और आप सबको बताना चाहती, मतलब वहां पर पानी नहीं होता है, क्योंकि माइनस टेम्परेचर में पानी नहीं बन सकता, वहां सिर्फ आइस होती है। तो हमारे पास इथेन और ब्यूटेन के मिक्स गैस सिलेंडर होते हैं छोटे छोटे, वहां एलपीजी नहीं काम करता है। तो म्यूटेन और ब्यूटेन के मिक्स सिलेंडर होते हैं, जिसको हम बर्न करते हैं, आइस को मेल्ट करते हैं, फिर पानी बनाते हैं, फिर पीते हैं। फिर हाई एल्टीट्यूड जो फूड होता है जो विद इन अ मिनट बनता है, उसको हम बनाते हैं और वही खाते हैं। बेस कैंप में तो हम पूरा खाना खाते हैं, वहां पर बेस कैंप में क्योंकि आग जल सकती है, सब चीजें हो सकती है, लेकिन जब ग्लेशियर में आ जाते हैं तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती। तो इसलिए हम ये जो छोटे छोटे बर्नल होते हैं, छोटे सिलेंडर होते हैं, वो लेकर चलते हैं। तो आइस को मेल्ट करते हैं, पानी पीते हैं, खाना बनाते हैं। और ऐसे ही हमने बनाया, और फिर करीबन 8:30 बजे करीब हम वहां से बेस कैंप 4 से टॉप कर के लिए निकले। टॉप पर पहुंचने के लिए मिनिमम बोलते हैं 14 घंटे लगते हैं कैंप 4 से, मगर मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो टॉप पर पहुंचना है, फिर वापस भी आना है। तो बहुत ज्यादा ये लंबा टाइम था। हमने क्लाइम करना चालू किया, हमारे सिलेंडर जो एक्स्ट्रा सिलेंडर लगने थे हमको, वो भी हमने लिए। और फिर उसके बाद एक के पीछे एक पीछे रात में चल पड़े 8:30 बजे रात को। और एक बालकनी एक पॉइंट आता है, हेड टॉर्च हम यूज करते हैं जो साइन को लाइट को पूरा दिखाता है हमें रास्ता। और बालकनी एक जगह ऐसी आती है, कम से कम 3-4 घंटे क्लाइम या 5 घंटे क्लाइम करने के बाद बालकनी आती है जहां पर हम ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करते हैं। उसको बालकनी क्यों बोलते हैं? इसलिए उसको बालकनी बोलते हैं क्योंकि वो एक ऐसे रिज जैसी है जहां पर क्लाइंबर्स रुक सकते हैं, माउंटेनियर्स रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं। बाकी रास्ते में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां पर आप रुक जाओ या बैठ जाओ। लेकिन रुकना तो कहीं पर भी इम्पॉसिबल, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ज्यादा देर कहीं पर भी Yes, yes. रुकना मतलब पर ठंड का प्रकोप ज्यादा बढ़ सकता है, आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ज्यादा देर हम रुकते नहीं है, लेकिन सिलेंडर चेंज किया, पानी पिया। और सिलेंडर चेंज करते ही टाइम मेरा जो रेगुलेटर था वो लीक करने लगा सिलेंडर का। तो मैं थोड़ा सा Oh, कंफ्यूज हो गई, अरे ये कैसे हो गया? फिर मैं उसको ताकत लगा के उसको ठीक करने लगी, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। मेरे साथ मेरा शेरपा था, उसने भी ट्राई किया। मेरे पास 3 सिलेंडर थे, तीनों को मैंने ट्राई किया कि अब इसमें लग जाए या उसमें लग जाए, किसी में तो फिट हो जाए, ये लीकेज बंद हो जाए। बट वो लीकेज बंद नहीं हुआ, कंटिन्यू चलता रहा। कम से कम 1 घंटे गुजर गए उस जगह पर। मेरे हाथ पूरी तरीके से ऐसे मुड़ गए थे, लेकिन फिर भी मैं अपने फिंगर्स को चला रही थी कि ब्लड सर्कुलेशन मेरा बना रहे। और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं अपने शेफा से बार बार बोल रही थी कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? तो बोलता नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, मैं भी ठीक। फिर बहुत मतलब 1.5 घंटे हो गए उस जगह पर। और मैं ठंड के कारण भी मेरी हालत खराब हो रही, मुझे ब्रीथ भी लेना है क्योंकि लीकेज को बंद करके मैं अपना मास्क जो ब्रीथ करने का ऑक्सीजन जो मास्क है वो लगाती हूँ, कभी लीकेज को बंद करती हूँ, कभी रेगुलेटर को सही करने का ट्राई कर रही हूँ, फिंगर्स भी चला रही हूँ। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को जान भी बचानी है, ऊपर भी जाना है, क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन तीनों चीजें कंटिन्यू चल रही।
मगर अपनी जान को जोखिम में ना डालें। लेकिन मेरे साथ ऐसी सिचुएशन थी कि अगर मैं आज नहीं गई तो शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। और ये मैं तो फिजिकली फुल फिट हूँ, मगर एक टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं क्लाइंब नहीं कर पा रही हूँ। तो इसमें मेरा तो फॉल्ट नहीं है। मैंने अपने शेरपा से बोला कि मैं नीचे नहीं जाऊंगी, और हम नीचे जाएंगे भी कैसे। तो उन्होंने कहा कि मैं लीकेज वाले सिलेंडर को मैं ले लेता हूँ और मैं उसको मैनेज करते हुए हम कैंप 4 में पहुंच जाएंगे, वहां पर हमको सही रेगुलेटर मिल जाएगा। लेकिन एक बार नीचे जाते हैं तो फिर दोबारा ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो उस टाइम उस क्लाइमेट से डाउन जब चला जाता है तो आप दोबारा एफर्ट लगाएंगे तो शायद कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ नीचे नहीं जाऊंगी, अगर रेगुलेटर चेंज करना ही है तो आप मेरे से करें, और मैं आपके रेगुलेटर लगा के ऊपर जाऊंगी और आप कैंप 4 आप जल्दी पहुंच जाएंगे, और मैं अकेले क्लाइम करूंगी। तो ये डिसीजन मैंने लिया। ये बहुत गलत डिसीजन, लोग कहते हैं कि नहीं आप आपकी जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने अपनी ट्रेनिंग में 100% दिया है। अब मैं अपने जो भी आगे होगा वो मेरे ऊपर है। जो भी, अगर मेरी जान भी जाती है तो शेरपा के ऊपर नहीं बात आएगी। मैंने अपने बेस कैंप में बात करी वॉकी टॉकी से, और मैंने कहा कि मैं आगे जा रही हूँ। और फिर मैंने अकेले क्लाइम करना चालू किया। हिलेरी स्टेप एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर एक नीचे से एक पूरी खाई, अगर गलती से भी पैर स्लिप होता है तो रोप भी हैंग कर देती है आपको। तो और वहां तो आधी जान, अगर थोड़ा सा भी अगर आप कहीं पर भी गिरते हो तो ही ऐसा लगता है कि मतलब बच गए तो अच्छी बात है, नहीं गए नहीं बचे तो फिर सीधे नीचे जाते हैं। तो अकेले क्लाइंब करना स्टार्ट किया। क्लाइंब करते गए, एक के पीछे एक, पूरे मतलब और भी टीम्स थी, वो भी जा रही थी फिर उनके पीछे। और क्या होता है कि जब हम क्लाइंब करते हैं तो जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो हम उसको 3 पर 4 पे करके रखते हैं। तो मैंने उसे 2 पर कर दिया, क्योंकि मेरे जब हम रेगुलेटर को चेंज करी थी तो तीनों सिलेंडर से थोड़ी 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 ऑक्सीजन लीक करती गई, क्योंकि तीनों में ट्राई कर रहे थे तो मुझे ऑक्सीजन भी बचानी थी। तो फिर मैंने उस ऑक्सीजन प्रेशर को 2 पर कर दिया कि मुझे सिर्फ सांस आती रहे, मेरा ऑक्सीजन खत्म ना हो। और ऐसी इस कंडीशन में मैंने फिर क्लाइंब किया और फिर टॉप पर पहुंची। टॉप पर पहुंचने वाली थी, उससे थोड़ी देर पहले जब मैंने पीछे 10-15 लोगों के पीछे देखा तो मैंने मेरे शेरपा को देखा कि वो भी आ रहा है। तो उसने रेगुलेटर सही कर लिया था, और सच मानिए उस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिछड़ा दोस्त मिल गया। बट ट्रेनिंग काम आती है। जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, आपने ट्रेनिंग सही करी है तो कहीं ना कहीं वो आपको साथ देती है। और ऐसा सोचो, फिर मैं चढ़ती गई टॉप पर पहुंची। टॉप पर पहुंच के हालत बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि जो मैं ऑक्सीजन ले रही थी वो बहुत कम प्रेशर था, जिसके कारण मेरी बॉडी में बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। और मैं टॉप पर पहुंची, मैंने फ्लैग निकाला। सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला कि उन्होंने मेरे पे भरोसा किया और ये सारी चीजें इस फील्ड में आने दिया। फिर मैंने अपने वेल विशर सबको वहां से थैंक यू कि भाई जिसके मन में मेरे लिए ये था, जिनको पता है कि मैं जा रही हूँ, तो उनको मैंने थैंक यू बोला। और फिर मैंने इंडिया फ्लैग निकाला। आप सभी को पता है इंडिया फ्लैग देख के एक अलग से एनर्जी आती है, वो एनर्जी मेरे अंदर आई। मैंने उसको वहां पर होस्ट किया। मैंने मध्य प्रदेश का लोगो वाला मैं लेके गई थी, वो मैंने वहां पर निकाल के फोटो क्लिक कराई, एक वीडियो बनाया। और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं छिंदवाड़ा को कैसे टॉप पर लेके जाऊं। मतलब ऐसा क्या, मैं कोई इतना मतलब इतनी उससे निकली थी कि सिर्फ मैंने फ्लैग ही रखे थे, कोई ब्रोशर नहीं बनाया था कि मैं छिंदवाड़ा लिखा हुआ ब्रोशर ले जाऊं। तो ये जो हमारा वेदर रिपोर्ट, हम जिसमें हमारी जो टीम है, जो हमारे मैनेजर होते थे, वो एक व्हाइट बोर्ड में जो फोल्डिंग बोर्ड होता है ऐसे पेपर वाला, वो उस पे वेदर लिख दिया करते थे डेली। तो जब लास्ट डे हम बेस कैंप से निकले थे तो वो मैंने जो हमारा था व्हाइट बोर्ड, उसको मैंने ले लिया फोल्डिंग वाला, और उस पे फिर मैंने लिखा तामिया छिंदवाड़ा 2019। तो ये फिर ऐसे करके, मतलब वो मैं बेस कैंप से बनाया था मैंने वो, और फिर वो मैं टॉप पे ले। तो फिर वो मैंने निकाला कि हाँ, इस तामिया छिंदवाड़ा के नाम से मैं अपने गांव और अपने जिले को मैं टॉप पर लेके गई। और फिर वहां, और सबसे पहले जब मैं पहुंची थी तो मैंने सिर्फ एक ही जगह, जय बजरंगबली, मैं बजरंगबली को बहुत मानती हूँ। मतलब सब किसी न किसी गॉड को जरूर मानते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ, उनकी पावर से मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, एक ब्लेसिंग से पहुंची हूँ। और जो भी मेहनत की है, किसी की मेहनत कभी भी
मतलब ये कहना चाहिए वेस्ट नहीं जाती है। तो वहां पर मैंने ज्यादा देर हम टॉप पर रुक नहीं सकते थे, 10 मिनट मैंने रुका, ये सब सारी चीजें की। फिर वहीं पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर बदला भी, वापस अपने बैग में डाला और मैं फिर डाउन आना स्टार्ट हुई। जब हम डाउन आ रहे थे तो विंड बढ़ गई। विंड बढ़ने से जो ऑक्सीजन मास्क लगा होता है, गॉगल पहने होते हैं, तो जो एरिया ओपन रहता था उसमें विंड लगती थी। तो इतने ज्यादा ठंड के कारण वो पूरा बर्न हो चुका था, मतलब ब्लैक स्किन हो गई थी गालों की पूरी। और जब उसमें हवा पड़ती थी तो वो और ज्यादा मतलब जलन करता था। तो वो मैंने से ब्लिस्टर हो चुके थे पैर में इतने टाइम तक। चल अभी तक ऐसा मतलब दर्द तो हो रहा था, लेकिन डाउन आते टाइम और ज्यादा उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो सारा करके फिर मैं कैंप 4 पहुंची। और कैंप 4 में एक भयानक रात मैंने गुजारी, जब मेरे पास, क्योंकि मेरे पास सिलेंडर, गिनती के सिलेंडर थे जिसमें से ऑक्सीजन लीक हो गई थी, तो मेरे पास वहां रात गुजारने के लिए सिलेंडर नहीं था। ये सबसे मतलब टॉप से भी भयानक रात मैं मानूंगी, कि जितना मुझे उसमें नहीं लगा। लेकिन जिस जिस चीज की जरूरत है वो चीज नहीं है, ऑक्सीजन। तो मेरे पास ऑक्सीजन नहीं थी। मेरे शेरपा ने बोला कि हाँ हम अरेंज कर रहे हैं, वॉकी टॉकी काम करना बंद कर दिए थे कि टीम वालों से हम बात करें, लेकिन कहीं कोई कुछ भी मतलब हो ही नहीं पा रहे थे कि किसी के पास कोई सिलेंडर। तब फिर एक और ट्रेनिंग का पार्ट याद आया कि जब भी हम ऑक्सीजन रेगुलेटर को खोलते थे या निकालते थे दूसरा सिलेंडर में लगाने के लिए, तो उसमें 50 एक मार्क होता है, जैसे 200 का फुल सिलेंडर होता है, तो 50 पर आने पर हम ऑक्सीजन को सिलेंडर को निकालते थे, कि जब तक हम रेगुलेटर बदलेंगे या बैग नीचे उतारेंगे या कुछ भी ऐसा मतलब करते में एकदम से ऑक्सीजन अगर खत्म होती है, क्योंकि वहां तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो जब ऑक्सीजन खत्म होती है तो एकदम से आपको पता नहीं चलता कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है। सिर्फ आपके जो बॉडी है वो काम करना बंद कर देती है, आप लीन डाउन हो जाओगे, आपकी उंगलियां फोल्ड नहीं होगी, तो और फिर उसके बाद आपकी डेथ होगी। तो ये चीजें पहले होती है। तो सब लोग क्या करते हैं कि उसको 50 में आने के बाद चेंज करते हैं, एकदम खत्म होने पर चेंज नहीं करते। तो वो मेरे दिमाग में आया, और मेरी टीम के जो सिलेंडर थे, मतलब मेरी टीम नीचे जा चुकी थी, मेरा रेगुलेटर खराब होने के कारण जो टाइम वेस्ट हुआ था, तो हमको कैंप 4 में रुकना पड़ा। तो मेरे टेंट के आउटर में सारी टीम के जो खाली सिलेंडर है वो रखे हुए थे, जो दूसरे दिन नीचे जाने थे। तो फिर मैंने मेरे शेरपा के साथ मिलकर आधी रात भर वो सिलेंडर चेक किए, तो कुछ तो एकदम ही खाली थे, कुछ में थोड़ी ऑक्सीजन थी। तो जिसमें थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन थी वो लगाकर मैंने रात गुजारी। लेकिन जब तक ये आइडिया मेरे पास नहीं आया था, तो मैं इतनी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी कि शायद अब मैं नहीं बचूंगी। मैंने जो टास्क लिया था अपने ऊपर कि मुझे एक दिन माउंट एवरेस्ट जाना है, वो तो मैंने कर दिया, लेकिन अब मैं वापस नहीं आ रही हूँ। मैं सैटेलाइट कॉल करना चाहती थी, मगर वेदर इतना खराब हो गया था कि वो भी काम मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैंने दूसरी टीम से भी ट्राई किया कि मैं अपने पेरेंट्स को कॉल कर लूं, कि मैंने जो सोचा था वो तो मैंने कर दिया है, अब शायद मैं वापस नहीं आऊंगी। और तो लोग ये तो याद रखेंगे कि मैं माउंट एवरेस्ट गई हूँ, मगर वापस अब नहीं आ पाऊंगी। मैंने बहुत ट्राई किया, मैं मेरे जो आंसू थे वो निकलते से जम रहे, क्योंकि माइनस टेम्परेचर में थी मैं। तो जैसे जैसे आंसू निकल रहे थे वैसे वैसे जमते जा रहे थे, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शायद आज ये मेरी आखिरी रात है मेरी लाइफ की। और मतलब कुछ भी, मैं अपने शेरपा से भी बात नहीं कर पा रही थी कि मैं उससे क्या बोलूं, बेचारा वो भी क्या करे। हम दोनों के पास इतना सिलेंडर है कि हम रात गुजार भी पाएंगे या नहीं गुजार पाएंगे, दोनों की लाइफ जान पे लगी हुई थी, मतलब बचेंगे नहीं हम। मगर फिर उसके बाद जहाँ चाह होती है वहाँ होती है। बस मन में ये है कि भगवान मुझे आज रात बता दो, कल का दिन समझेंगे कि मतलब जो भी होना है, जो भी और बस सिचुएशन और क्या होगी। और ऐसा सोचकर मैंने, वो आइडिया मेरे दिमाग में आया कि कोई ना कोई सिलेंडर में जरूर ऑक्सीजन होगी। और फिर हमने वो सिलेंडर को चेक किया जो हमारे आउटर में पड़े थे, 6 सिलेंडर रहा में थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन। और मैंने जो प्रेशर पहले कम किया था और कम कर लिया, मतलब सोते टाइम पे एकदम कम कर लिया। और ऐसा भी सिचुएशन है कि आंखें मतलब इतनी ज्यादा पूरे थक चुके हैं हम, और उसके बाद नींद भी नहीं आ रही है कि कहीं गलती से सो गए और वो जो सिलेंडर हमने लगाया वो खत्म हो गया तो पता भी नहीं चलेगा और मर जाएंगे। तो ऐसे करके पूरी रात हम जगे रहे और सिलेंडर बदले। दूसरे दिन सुबह जब मौसम ठीक था, वाया वॉकी टॉकी से हमने बेस कैंप में कनेक्ट किया। दूसरी टीम से मुझे एक फुल सिलेंडर में 2 खाली सिलेंडर मिले जो मुझे खुद उठाने थे। तो मैंने बताया ना कि वहां पर वेट उठाना कितना मुश्किल होता है। फिर वो मिला, वो रात गुजारी, फिर दूसरे दिन कैंप 2 पहुंचे। और कैंप 2 में फिर मैंने रेस्ट किया।
बेस कैंप पहुंची, तो तब तक मैंने अपने आप को सेफ माना। मैंने कहा जब तक मैं बेस कैंप या काठमांडू ना पहुंच जाऊं, तब तक ये पूरा मतलब मेरी जो जर्नी वो खत्म नहीं हुई है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसा पहुंचकर मैं जब बेस कैंप पहुंची, फर्स्ट नेटवर्क जहाँ वॉकी टॉकी से पहले जब हम टॉप पे थे, तो ये तो पता चल चुका था कि मेरा सबमिट हो गया है, और इवन इंडिया में भी पता चल गया था कि हाँ 22 मई को भावना का सबमिट हुआ है। लेकिन मेरी किसी से बात नहीं हुई थी। मेरे मैनेजर से जो भी लोग कनेक्ट थे यहाँ पर इंडिया में या खेल युवा कल्याण, उन्होंने पता कर लिया था कि हाँ सबमिट हो गया, अभी वापस आने में 3 दिन है। लेकिन उस 3 दिन में कुछ भी हो सकता था। बेस कैंप पहुंच के सबसे पहले मैंने पेरेंट्स को फोन किया कि मैं ठीक हूँ और मैंने कर दिया है, मतलब मैं भावुक हो गई। मेरे मतलब जो भी मेरी फीलिंग्स थी वो मैंने उन्हें बता, स्टोरी तो नहीं लेकिन हाँ मैंने बोला कि हाँ मैं वापस आ गई हूँ, मेरी दूसरी लाइफ मुझे मिल गई है। और उन्होंने कहा कि हाँ हमें पता है कि तुमने कर लिया है, हमें सब न्यूज़ मिल गई थी। तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी मिली कि लोगों को, मतलब मेरे पेरेंट्स को पता चल चुका था जब मैंने क्लाइम किया। और फिर बेस कैंप पहुंचकर फिर मैंने थोड़ा मतलब एक दिन रेस्ट किया, फिर दूसरे दिन फिर काठमांडू के लिए निकल गई। तो एवरेस्ट की